तो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये एक सेटअप का वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो नई एक्सेल फाइल है इसे सेटअप कर सकते हैं। पुरानी वाली भी ऐसे ही सेटअप होगी, लेकिन बेसिकली नई वाली में एक सेटिंग और करनी होगी होगी तो वो मैं इसका एक वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत डिटेल में बनाऊंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और ये भी है कि देखिए, सबका सिस्टम मैं एनी डेस्क पे लेके खुद सेटअप नहीं कर सकता। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि सर एनी डेस्क या टीम वीवर के थ्रू सेटअप कर दीजिए। तो अब क्योंकि 20-25 लोगों को देनी है जो पुराने बायर थे, और एक दो कुछ ज़्यादा ही होंगे, तो सभी के सिस्टम पे सेटअप करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में बना रहा हूँ वीडियो। आप वीडियो बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार देख लीजिए, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग ईजिली सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, दो रिक्वायरमेंट है। आपका सिस्टम या पीसी या लैपटॉप जो है वो बहुत पुराना अगर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो चलेगी सीट, या इंटरनेट अगर आप मोबाइल से यूज़ करते हैं तो उस केस में भी स्लो चलेगी या एरर आ सकता है। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि इंटरनेट आपका सही हो, और पीसी में एटलीस्ट 8 GB रैम हो, ठीक है। और पीसी या लैपटॉप में, और थोड़ा प्रोसेसर फास्ट हो, मतलब जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं, मतलब पिछले 4-5 साल पुराने, वो होंगे तो बेहतर होगा। अब विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या हायर वर्जन होना चाहिए। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे देखें विंडोज़ 10 या 11। तो देखिए, आप जैसे यहाँ पर दिस पीसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस पीसी जो आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करो। एक मिनट में देख लेता हूँ, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। दिस पीसी जो लिखा है, यहाँ पर क्लिक करिए, राइट क्लिक, और यहाँ पर जाके प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विंडोज़ 11 प्रो, ये लिखा है, यानी विंडो 11 है ये। इस तरह से विंडोज़ 10 में विंडोज़ 10 लिखा होगा, विंडोज़ 7 होगा तो विंडोज़ 7 लिखा होगा। विंडोज़ 7 में ये नहीं चलती है, ठीक है। प्रोसेसर भी आप देख सकते हो कौन सा है, रैम कितनी है, ये देखिए प्रोसेसर लिखा है i5 है, 7 जनरेशन है, 7500, 2.7 GHz का 4 कोर का प्रोसेसर है बेसिकली ये। रैम देखिए इसमें 12 GB है। ये भी एक नॉर्मल सिस्टम है, और इसमें मैंने 8 GB रैम थी, 4 GB और बढ़ा लिए ताकि थोड़ा अच्छा चले, क्योंकि मैं तो काम भी करता हूँ इस पर। तो ये इसका यहाँ से आपको दिख जाएगा रैम और प्रोसेसर कौन सा है, और साथ ही विंडोज़ कौन सी है। जो प्रोसेसर है देखिए, इस ये या इससे ऊपर होना चाहिए मिनिमम। जैसे i5 7 जनरेशन है, 75 यानी 7500, 8500, 900, 10, 11 इस तरीके से है। तो प्रोसेसर इससे ऊपर होगा तो अच्छा रहेगा, या एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्सेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और एक्सेल पढ़ा है तो वर्जन कौन सा है। जो लोग एक्सेल में काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो सीट है ये एक्सेल सीट ही है, तो देखिए उसके लिए एक तरीका है। ऐसे कहीं पर भी डेस्कटॉप में राइट क्लिक करिए, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा न्यू, राइट क्लिक करने के बाद न्यू लिखा है, न्यू पर जाइए, और यहाँ पर जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, आप नीचे देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ से न्यू पे गए, यहाँ सबसे नीचे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा है तो ये जरूर आएगा, ठीक है, वरना ये ऑप्शन नहीं आएंगे माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट जो लिखा है इसे ओपन कर लीजिए, कोई भी ओपन होगी। मान लीजिए जैसे ये फाइल बन गई, ठीक है। अब इस फाइल को हमें ओपन करना है। ये ब्लैंक वर्कशीट है, कुछ नहीं है इसमें, हम ओपन करेंगे। सेटिंग भी हम इसी में करेंगे। तो पहले हम इसे ओपन करके हम अपना वर्जन चेक करेंगे कि हमारा वर्जन है कौन सा एक्सेल का, क्योंकि 2019 या उससे ऊपर के वर्जन में ये चलेगा। तो आप, ये एक्सेल ओपन हो गया। आप साइड में देखिए यहाँ फाइल लिखा हुआ है, देख रहे हैं सबसे ऊपर कॉर्नर में, राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की तरफ फाइल पे क्लिक करिए। नीचे अब देखिए कई सारे ऑप्शन आ गए। नीचे देखिए अकाउंट्स का ऑप्शन है, ठीक है। अकाउंट्स लिखा आपको दिख रहा होगा, अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए लिख कर आएगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है कि नहीं ये भी लिख कर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019। तो यहीं पर आपको लिख के आएगा 2019 या 2021, या माइक्रोसॉफ्ट LTSC 2021 उसमें भी काम करेगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 उसमें भी काम करेगा, या जो एकदम नए हैं लैपटॉप या पीसी जो पिछले साल या इस साल लिए गए हैं उसमें आएगा, इस साल ही लिए गए हैं बेसिकली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024। तो ये वर्जन अगर है तो ये चल जाएगा। और हाँ, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लिखा नहीं होगा तो आपकी एक्सेल बस कुछ ही दिन चलेगी, क्योंकि ये एक्सेल पे काम ही नहीं करने देगा, मतलब एक तरीके से परचेज नहीं है। तो वो ध्यान रखिएगा कि एक्टिवेटेड हो। तो ये यहाँ से आप एक्सेल का अपना वर्जन देख सकते हो, ठीक है। तो अब
आपने देख लिया कि एक्सेल का वर्जन कौन सा है, आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है और पीसी की विंडोज़ कौन सी है। अब हम सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग में हमें क्या करना है, यही वाली जो एक्सेल ब्लैंक ओपन करी थी इसी को ओपन रहने देंगे, ठीक है। फिर से फाइल में जाएंगे, फाइल यहाँ पर जो मैंने बताया था इस पर क्लिक करिए। सबसे नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा, अकाउंट्स के भी नीचे ये देखिए ऑप्शन लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे नीचे आप जाएंगे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, ये देख रहे हैं आप, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में आपको जाना है। ये देखिए यहाँ पर गए, यहाँ पर आ जाएगा फिर से ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके का, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करेंगे तो एक विंडो और ओपन होगी। तो सबसे पहले आपको जाना है एक्टिव एक्स, ये लिखा है ना एक्टिव एक्स सेटिंग, इस पर क्लिक करिए। सबसे नीचे वाला इनेबल ये करना है, इस पर टिक करना है। पहले यहाँ पर होगा लेकिन इसको आपको यहाँ करना है, इनेबल ऑल कंट्रोल विदाउट रिस्ट्रिक्शंस एंड विदाउट प्रॉम्प्टिंग, ये वाले पे बस इस पर करना है, ठीक है। अब आप नीचे ये टिक है तो टिक रहने दीजिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रो में जाएंगे, मैक्रो सेटिंग इसके नीचे वाला, इसमें भी सबसे नीचे इनेबल ऑल मैक्रोज, नॉट रिकमेंडेड लिखा होगा लेकिन इसी को ही इनेबल करना है, बिना इसके कुछ नहीं होगा, इसको इनेबल कर लीजिए। प्रोटेक्टेड व्यू में ये टिक होगा, यहाँ पे ये टिक हटा दीजिए, ये ऑप्शनल है, हटा दीजिए, हटा देंगे तो बेहतर होगा। 1 2 3, ये 3 टिक है, तीनों को हटा दीजिए। मैसेज बार में कुछ नहीं करना है, एक्सटर्नल कंटेंट ये लिखा होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, एक्सटर्नल कंटेंट। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन इनेबल करना है, इनेबल ऑल डेटा कनेक्शन। दूसरा ऑप्शन भी सिक्योरिटी सेटिंग में इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट, इसमें भी पहला ऑप्शन इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट फॉर ऑल वर्कबुक लिंक, नॉट रिकमेंडेड लिखा होगा, इसे भी इनेबल करना है। और यहाँ पर भी नॉट रिकमेंडेड लिखा है, इसे भी इनेबल करना है, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, सबसे नीचे आप देख लीजिए यहाँ टिक नहीं होगा तो इसे टिक कर लीजिए, इनेबल डायनेमिक डेटा एक्सचेंज सर्वर लुकअप, और उसके नीचे वाला इनेबल डायनेमिक डेटा एक्सचेंज सर्वर लॉन्च, नॉट रिकमेंडेड लिखा होगा लेकिन इसे आप टिक कर दीजिए। तो ये तीनों आपको करने हैं। कुछ में 4 ऑप्शन भी आते हैं कुछ एक्सेल के वर्जन में, तो उसमें भी पहले वाला ही सबसे, अगर ये देखिए 1 2 तीसरा भी ऑप्शन हो तो उसमें भी पहले वाला ही टिक कर दीजिए। कुछ एक्सेल में मैं आपको बता दूं 3 होंगे यहाँ पर एक्सटर्नल कंटेंट में, 1 2 और एक नीचे और होगा, तो उसमें भी इनेबल, मतलब इनेबल सब कुछ इनेबल करना है। जहाँ आपको डिसेबल प्रॉम्प्ट दिखे इसको छोड़ के जहाँ इनेबल लिखा हो, नॉट रिकमेंडेड लिखा हो, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिसमें 3 ऑप्शन हो। मेरे वाले एक्सेल में अभी 2 ही ऑप्शन है तो वो मैं 2 पे कर रहा हूँ। आपके वाले में 3 अगर लेयर के ऑप्शन आएंगे जैसे 1 2 और तीसरा, तो तीनों पे आप क्लिक कर दीजिए, तीनों को इनेबल कर दीजिए और ये दोनों भी इनेबल कर दीजिए। बस इतना करना है, बाकी नीचे और कुछ नहीं करना है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, और इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पर भी ओके कर दीजिए, ठीक है। ये तो हमारी हो गई सेटिंग, एक सेटिंग हो गई। दूसरी जो सेटिंग जो मैंने पहले नहीं बताई है वो आपको क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। उसमें आपको ये डेटा टैब में जाना है, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, डेटा टैब पे क्लिक कर दीजिए। कई सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें पहले वाले कॉलम में यहाँ पर देखिए गेट डेटा में ऑप्शन होगा, ठीक है, गेट डेटा का ऑप्शन सबसे पहला वाला, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें सबसे नीचे आप जाएंगे, देखिए क्वेरी ऑप्शन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, क्वेरी ऑप्शन। सबसे पहले फिर से बता देता हूँ, डेटा में जाएंगे, सबसे पहला वाला गेट डेटा में जाएंगे, नीचे आएंगे, क्वेरी ऑप्शन लिखा हुआ है, क्वेरी ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, आएगा, ये देखिए ये आ गया विंडो। अब इसमें क्या करना है, इसमें डेटा लोड में कुछ नहीं करना है, ठीक है। पावर क्वेरी में इसमें भी कुछ नहीं करना है। सिक्योरिटी में आपको सबसे नीचे वाला टिक करना है, नन, ये जो नन लिखा है, नन, वी वोंट चेक रिवोकेशन इन्फो, ऑल वैलिड सर्टिफिकेट विल बी अलाउड थ्रू, तो नन वाले पे आपको टिक कर देना। पहले वाले पे होगा या दूसरे पे होगा तो आपको पहले वाले पे, ये नन पे टिक कर देना है। और यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट या मॉडरेट होगा तो इसे भी आप नन कर दीजिएगा, देखिए ना, ऐसे करके नन, ये नन को ज़रूर कर दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे डेटा आने में उतनी समस्या होती है। प्राइवेसी लेवल वो बार बार उसमें आपको दिखाता रहेगा, प्रॉम्प्ट करेगा, एक पॉपअप ओपन होगा कि उसको वो करिए, तो ये आपको कर देना है, ठीक है। तो ये आपको करने के बाद प्राइवेसी में जाना है, दूसरा वाला ऑप्शन, ये जो प्राइवेसी आप देख रहे हैं, इसमें आप इस पे भी टिक हटा सकते हैं। ये जो पहला वाला, एक चीज़ बता दूं, रिक्वायर्ड यूज़र अप्रूवल फॉर न्यू नेटिव डेटाबेस क्वेरीज, ये हटा दीजिए, इसे भी हटा दीजिए, ठीक है। इसे भी हटा देंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड यूज़र अप्रूवल फॉर न्यू नेटिव डेटाबेस, इसे भी हटा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद
ये आपने देख लिया, यहाँ पर क्या करना है, नन, और ये वाला टिक हटा दीजिए। प्राइवेसी वाले पे जाइए। प्राइवेसी वाले में सबसे नीचे ऑलवेज इग्नोर प्राइवेसी लेवल, बस इस पे ही टिक करना है। इस पे होगा, ऑलवेज कंबाइन पे होगा, इसको आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। जैसे ये यहाँ पर है, इसके यहाँ से हटा के यहाँ कर दीजिए, ऑलवेज इग्नोर प्राइवेसी लेवल सेटिंग। ठीक है, ये कर दीजिए। डायग्नोस्टिक में कुछ नहीं करना है, करंट डेटा, ये प्राइवेसी, फिर नीचे एक प्राइवेसी है। ठीक है, नीचे प्राइवेसी में आपका अभी यहाँ पर ये ग्रे आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो कर चुका हूँ सेटिंग। आपके में नहीं आएगा तो कंबाइन में होगा, तो इसे नीचे यहाँ पर भी आप थोड़ा सा देख पा रहे होगे, इग्नोर द प्राइवेसी लेवल एंड पोटेंशियली इम्प्रूव परफॉर्मेंस। आप यहाँ इग्नोर वाला जहाँ लिखा है इग्नोर द प्राइवेसी लेवल, इस पर टिक कर दीजिएगा। अगर ग्रे आ रहा है तो छोड़ दीजिए, पहले से टिक है। अगर टिक नहीं है तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो बस आपको इतना ही करना है। सिक्योरिटी में नन करना है, यहाँ रिक्वायर्ड वाला ये हटाना है, यहाँ पर भी नन करना है। प्राइवेसी में ऑलवेज इग्नोर प्राइवेसी लेवल सेटिंग ये करना है, और प्राइवेसी यहाँ वाली प्राइवेसी जो नीचे है करंट वर्कबुक पे, यहाँ पर भी इग्नोर द प्राइवेसी लेवल ये करके ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद क्या करना है आपको, ओके करने के बाद आपको ये सीट बंद कर देनी है। ठीक है, तो आपने सीट अब बंद कर दी है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि जो भी सीट आपने कॉपी करी थी, ठीक है, जो मैं आपको व्हाट्सएप या ईमेल से भेजता हूँ, तो मान लीजिए कि वो अभी डाउनलोड फोल्डर में है। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और ये पेस्ट कर दी मैंने। ठीक है, तो मान लीजिए आपने फाइल डाउनलोड करी, डाउनलोड फोल्डर में आ गई। ठीक है, सेटिंग आप कर चुके हो, पहले सेटिंग कर लीजिएगा। सेटिंग आपको ब्लैंक वर्कबुक में ओपन करनी है, यहाँ पर ये ब्लैंक वर्कबुक है, इसी पे ओपन करनी है। तो आपने ये सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद अब आपको वही फोल्डर में, डाउनलोड फोल्डर में, या जहाँ भी आपने सेव करी है सीट, इसको ओपन करना है। हम इसको, ये फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। फाइल ओपन होगी। ओपन होने के बाद आप देखोगे, ये देखो एक मैसेज आएगा जब पहली बार ओपन करोगे। जब मैं फाइल दूंगा पहली बार ओपन करोगे, ये देखें, ये मैसेज आप देख रहे हैं, फाइल बाउंड टू द सिस्टम सेविंग नाउ टू लॉग बाइंडिंग। मतलब ये जो फाइल मैं आपको भेजूंगा वो आप 12 घंटे के अंदर ओपन करके उसको सेटअप कर लीजिएगा, वरना वो एक्सपायर हो जाती है। तो ये सिक्योरिटी मैंने लगाई है, काफ़ी मिसयूज हुआ पिछली बार, लोग मुझसे ही लेकर कम रेट में फिर से बेच रहे थे। तो अब कुछ ना कुछ तो करना था कि मेरी इतनी मेहनत है, तो इसलिए मैंने उसे एक सिक्योरिटी लगा दी है कि 12 घंटे के अंदर ही ये फाइल, अगर आप किसी भी जितने भी चाहे सिस्टम में 12 घंटे के अंदर ओपन कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपको ये मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो उस केस में आपको क्या करना है, मैसेज नहीं आया, यहाँ रेड कलर से लिख कर आएगा कि मैक्रोज नॉट इनेबल्ड नॉट रनिंग, तो मतलब फाइल चल नहीं रही है। तो उसमें, उस केस में आप क्या करेंगे, या फिर आपको करना ही क्या है, आप एक काम करिए, फाइल जैसा ही ओपन हो जाए, ये मैसेज आ जाए या ना आए, आप एक काम करिए, फाइल में जाइए, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है, ये फाइल ओपन करने के बाद फाइल में जाइए, सेव एज पे जाइए। सेव एज देख रहे हैं ना आप, सेव है, सेव पे नहीं जाना है, सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाइए, और कहीं भी जहां आपको सही लगता है आप कोशिश करें कि या तो डेस्कटॉप पे अगर कर रहे हैं, तो अगर आपका देखिए जो पीसी या लैपटॉप है या जो ऑफिस है वो जेन्युइन ऑफिस है, जो आपको कंपनी से मिला या आपने परचेज़ किया है, तो उस केस में आप किसी ड्राइव में इसको रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मेरी ड्राइव ये एसएसडी है, ठीक है, या फिर कोई भी और ड्राइव, या फिर उसको एक वीडियो फोल्डर बना ले। डेस्कटॉप पे रखने से क्या होगा ना, बार बार वो क्लाउड, जब जितने बार रिफ्रेश होगी सीट, भाई हर मिनट रिफ्रेश होती है, तो बार बार डेटा जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड होता है ना, उस पर जाता है, तो सीट स्लो होती है। तो उसके लिए सही तरीका ये है कि हम सीट को वीडियो फोल्डर में रखें या फिर किसी दूसरी ड्राइव में रखें। सी ड्राइव में ना रखें, किसी दूसरी जो एसएसडी की ड्राइव है उसमें रखें। हार्ड ड्राइव में मत रखिएगा, एसएसडी वाली जो ड्राइव है उसी में रखिएगा। तो बेहतर, अगर कहीं कुछ नहीं है आपके सिस्टम में तो वीडियो वाला फोल्डर यहाँ पर आएगा, देख रहे हैं, तो यहाँ रख सकते हैं। वरना रखने को आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, सीट काम करेगी, मतलब सीट थोड़ा अच्छा काम करे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसे वीडियो फोल्डर में रखिए, क्योंकि यहाँ से डेटा अपलोड नहीं होता। तो वीडियो वाला फोल्डर है, इसे सेलेक्ट किया, मेरे सीट में पहले से ये फाइल है, तो पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसे सेव कर दूँगा। अब ये बोलेगा रिप्लेस करने के लिए, ठीक। अब ये फाइल हमारी सेव हो गई, ठीक है। थोड़ा सा रुकेंगे, सेव होने का टाइम देंगे। सेव हो गई। अब हम सब फाइल बंद कर देंगे, जो भी ओपन थी बंद कर दी। और अब हम वापस से वीडियो फोल्डर जो हमारा था वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, वीडियो फोल्डर था वहाँ पर जाएंगे। और अब जो हमने फाइल सेव एज करके यहाँ पर सेव एज करी थी ना, इसे ओपन करेंगे। आप इसे ओपन करेंगे। अब अगर आपकी फाइल में एरर आ रहा हो या रिफ्रेश नहीं हो रही हो, या यहाँ पर आपको रेड कलर से कुछ लिख कर आ रहा हो कि मैक्रोज नॉट इनेबल सिक्योरिटी रीजन, जो भी कुछ इस तरीके का यहाँ पर लिख कर आएगा जहाँ मेरा कर्सर है,
तो आपका ये चीज़ चली जाएगी अगर आ रही होगी तो, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये फाइल मैंने भेजी है तो सिस्टम को लगता है ये फाइल बाहर से आई है, डेटा बाहर से आ रहा है, तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो मैक्रोस को इनेबल नहीं करने देता। तो उस केस में जब आप सेव एज कर लेंगे फाइल को, तो वो फाइल आपके सिस्टम की हो जाएगी, तो उसमें डेटा वगैरह की फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, कोशिश यही करें कि फाइल जब आपको मिले तो पहले तो ब्लैंक शीट में सेटिंग करनी है आपको, जो मैंने बताई है, ध्यान से सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद फिर फाइल को सेव एज कर लीजिए, ठीक है, सेव एज कर लीजिए और सब कुछ बंद कर दीजिए। फिर सेव एज जहाँ की है, वीडियो फोल्डर में की है या किसी एसएसडी में की है, या फिर मान लीजिए आपने डेस्कटॉप पे ही की है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से आप फाइल को ओपन करिए, ठीक है, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि ये डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड में कुकी अपडेट और ये सब जो बटन है ना, अब इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। मतलब रिफ्रेश ऑल का तो है, लेकिन कुकी अपडेट का अब कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये सीट ऑटोमेटिक है। इसमें बटन हालांकि मैंने दिया है, अभी हटाया नहीं है, कई जगह बटन अभी भी है, यहाँ से तो हटा दिया है, बाकी वहाँ पर है बटन। तो बटन का लेकिन अब आपको कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, जैसे ही सीट ओपन होगी ऑटोमेटिक कुकी अपडेट चालू हो जाएगा बिना बटन दबाए। तो आपको कुकी अपडेट इस सीट में नहीं करना है, बस आपको सीट ओपन करनी है। और ओपन करने के बाद जब पहली बार ओपन करेंगे तो आपको एक रिफ्रेश एनालिसिस सीट में जाएंगे, देखिए एनालिसिस सीट है, यहाँ पर जाना है और एक बार डेटा और क्वेरीज ये ऐसे खोल लेना है, ठीक है। डेटा क्वेरी आपने खोल लिया, इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी, डेटा क्वेरी एंड कनेक्शन ये लिख कर आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। तो आपको पता, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी क्वेरी अपडेट हो रही, कहीं एरर आएगा तो किस में आया है आपको पता चल जाएगा। काफ़ी डेटा आता है, आप देखिए इसमें कितनी सारी क्वेरीज है, जितनी क्वेरीज है उतनी जगह जगह से डेटा आ रहा है। तो ठीक, ये ऑटोमेटिक देखिए अपडेट भी हो रहा है, क्योंकि ये सीट तो सेटअप है। तो फिर आपको क्या करना है, रिफ्रेश ऑल पे एक बार क्लिक कर देना है, जैसे मैं अभी क्लिक कर दे रहा हूँ। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, मैंने एक दूसरी, मैं पुराने वीडियो में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये फाइल तो मेरी ऑलरेडी सेटअप है, तो इसलिए उस सेटअप को हटा नहीं सकते, एक बार सेटअप हो जाती है एक्सेल को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं पुराना वीडियो आपको दिखा देता हूँ कि उसमें करना क्या है। 1 मिनट देखिए, इस वीडियो को ओपन कर लेते हैं। अब इस वीडियो में अगर आप देखो, आवाज़ बंद है बिल्कुल, तो अब इसमें आप ओपन इसी तरह से देखिए, सब है वैसे ही, पुरानी सीट है, इसमें भी देखिए आया ना, तो ये आएगा, कनेक्ट कर देना है। ऐसे ही 4-5 बार आएगा, जैसे किसी एक का आया, एनएससी इंडिया का आएगा, ग्रो डॉट, जहाँ से डेटा आ रहा है, तो जितने बार भी ये आएगा ना, इस तरीके से आप अभी देखिए फिर से आएगा, ये देखिए आया एनएससी इंडिया। तो आप जितने बार भी ये आता है, बस इसको आप कनेक्ट करते जाइए, इसको आप कनेक्ट करते जाएंगे, बस 4-5 बार या 6 बार आता है, या हो सकता है 1 आध बार और ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए, सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अगर ये आता है, कई बार सिस्टम पे नहीं भी आता है, क्योंकि आप लोग पुरानी सीट यूज़ करी है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आता है तो आपको बस इसे कनेक्ट करना है, मतलब ये एरर नहीं है, ध्यान रखिए, बिना कनेक्ट करे नहीं चलेगी। तो इस तरीके से जैसे इसमें कनेक्ट करने के लिए मैंने दिखाया है, सेम वैसे ही कनेक्ट करना होगा। और इसके बाद भी अभी आप देखो, ये देखो इग्नोर प्राइवेसी लेवल, ये नहीं आएगा, आप इसकी सेटिंग मैंने वहाँ बता दी है, वरना ये काफ़ी बार आता है। अगर आता है तो उस केस में आप टिक करके सेव कर दीजिए, वैसे आएगा नहीं। अगर इन केस आता है तो बस आपको क्या करना है, टिक करके सेव कर देना है, ठीक है, टिक करके सेव। लेकिन ये आएगा नहीं, क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग कर दी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, इन केस आता है तो आप ये करो, फिलहाल वो आएगा नहीं। तो जितने बार भी वो कनेक्ट करने के लिए आए, आपको बस कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक सीट चालू हो जाएगी। और जब सीट चालू होगी तो आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो, अब आप जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये सब घूमने लगेंगे, देख रहे हैं, यहाँ पर रिफ्रेश अभी चालू हो जाएगा। अभी आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए घूमने लगे, तो अब हमें पता चल रहा है डेटा किस में आ रहा है। पहली बार में या नेट स्लो है तो हो सकता है कोई एक दो में एरर आ जाए, तो उस केस में आप थोड़ा सा रुक के फिर से रिफ्रेश करिएगा। तो अगर नेट सही है और सिस्टम सही है तो ये सब एक बार में अब रिफ्रेश हो जाता है। देखिए सब रिफ्रेश हो गया, अभी ये हो रहा है। जो बड़ा डेटा है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, 21 डेज डेटा वाला थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए 20 बहुत सारी रोज होती हैं, लेकिन अभी आप देखिए करीब करीब सारा डेटा आ रहा है, कोई एरर नहीं है। कोई एरर आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कौन सा डेटा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा रुक के फिर से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, या फिर ये अगर दिक्कत फिर भी आ रही है तो उस केस में आप सीट को एक बार पूरी बंद कर दीजिए, फिर से रीओपन करिए। रीओपन करने के बाद 4-5 सेकंड रुकिए, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको आप एक बार बंद करिए, सेव कर दीजिए। जब भी आप बंद करेंगे इसे सेव कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेव कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब फिर से आपकी फाइल जहाँ पर थी इसे फिर से रीओपन करिए।
रीओपन करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। अब फाइल ओपन हो गई, थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए गोला घूम रहा है ना ये ब्लू कलर का, थोड़ा सा रुक जाइए 3-4 सेकंड, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग है तो बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग चलती है, सारा माइक्रोज इनेबल होते हैं और रन करते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। सिस्टम टू सिस्टम ये डिपेंड करेगा, जिसका सिस्टम फास्ट है जल्दी हो जाएगा, सिस्टम अगर पुराना है स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप देखिए सब प्रोसेस हो गया। अब आप फिर से एक बार डेटा क्वेरी एंड कनेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आ जाएगा। एक बार फिर से रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए रिफ्रेश कर दिया और अभी ये चालू हो जाएगा। आप देखिए साइड में थोड़ा सा रुक के, ये देखिए गोला घूमने लगे सारे, तो इसका मतलब डेटा आना चालू हो गया है। अब बस थोड़ा सा वेट करिएगा। तो अब आपको बार बार ये नहीं है, वो कनेक्ट करने के लिए जो मैंने दिखाया था ना, वो बार बार नहीं आएगा, वो बस आपको आएगा पहली बार में। या कभी कभी एरर आ जाता है, जैसे कोई सीट में ऑटोमेटिक दिन भर चली एरर आ गया, तो एरर आने के बाद अगर आप फिर से सीट को बंद करके ओपन करेंगे और तब हो सकता है फिर से एनआईसी इंडिया का एक बार आए कनेक्ट करने के लिए। तो कभी आता है तो आप उसको कनेक्ट कर दीजिए, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेट आपका सही होना चाहिए, सिस्टम थोड़ा सा बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, रैम मिनिमम 8 GB तो होनी ही चाहिए, तभी ये सीट सही चलेगी। विंडोज़ 10 या 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का वर्जन, वो सब मैंने आपको बताया है कैसे देखना है, इसीलिए बहुत डिटेल में बनाया वीडियो, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आए सीट को सेटअप करने में। बहुत ईजी है, जो सेटिंग मैंने बताई है ध्यान से देख लीजिए, एक बार समझ में ना आए दोबारा वीडियो देख लीजिए, तो आप लोग इजीली समझ पाएंगे। अभी आप देखिए सारा डेटा आ गया है। ठीक है, इन केस एरर आता है तब आपको ये करना था, सीट को बंद करके रीओपन करना था और ये करना था। तो बस इतना ही करना है। अब इसको आप बंद कर सकते हो ऐसे इस तरह से। अब सीट को चलाना कैसा है, जैसे डैशबोर्ड है तो यहाँ पर सिग्नल आते हैं डैशबोर्ड के, आप देख पा रहे हो। ये हालांकि अब उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पीसीआर का डेटा ये इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट में पीसीआर का डेटा आता है, आप देख पा रहे हो। और अब डेटा सबसे नीचे नहीं आता है, ऊपर ही आता है। ठीक है, तो ये आपको अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर आप जाओगे तो निफ्टी की सीट में निफ्टी की ऑप्शन चेन है पूरी, और वैसे ही ग्राफ वगैरह बैंक निफ्टी। हाँ, एक्सपायरी आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करिएगा, ध्यान रखिए यहाँ पर अगर 00 आ रहा है तो एक्सपायरी सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से ध्यान से। ठीक है, तो ये लोग आप कई लोग, आप में से कई लोग कहते हैं ये एरर आ रहा है, 00 आ रहा है, और यहाँ पर 00 आएगा तो फिर डैशबोर्ड में भी यहाँ एरर आएगा। तो उसको सही करने के लिए निफ्टी में जाइए और यहाँ पर जाके एक्सपायरी ध्यान से सही लगा लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी सब में। रिफ्रेश होने के बाद एक बार सीट रिफ्रेश हो जाए उसके बाद ये लगाइएगा। ठीक है, ऐसे ही मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी सब में। एनालिसिस सीट में शाम को 6 बजे के बाद या 6 बजे के आसपास आप एक बार इसको रिफ्रेश ऑल कर दीजिए। रिफ्रेश ऑल करने के बाद 15-20 सेकंड रुकिए, डेटा पूरा आ जाएगा। ये डेट देख रहे हैं, आज की डेट जैसे ही आ जाएगी, जैसे ही आज की डेट आ जाए तो समझ लीजिए पूरा डेटा आ गया है। और ये जो सिग्नल आएगा यहाँ पर पूरे ग्रीन, साथ में ये भी ग्रीन, या फिर पूरा रेड, साथ में ये भी रेड, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी यहाँ सुबह की न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। सुबह की न्यूज़ वगैरह आप लोग देखिए कि क्या होता है, मनी कंट्रोल वगैरह से कुछ चेंज तो नहीं हो रहा मार्केट में, क्योंकि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो मैंने बताया है उसमें भी कि आपको वीडियो वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। साथ में लाइव मार्केट में जैसे मैंने बताया, इस सीट में कुछ भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये लाइव मार्केट में सीट जैसे ही चलाओगे तो ऑलरेडी आपको सिग्नल कभी पूरे दिन के सिग्नल मिलेंगे, इनफैक्ट एक दिन पहले के सिग्नल भी मिलेंगे। ठीक है, अभी तो 17 का ही आ रहा है क्योंकि सैटरडे संडे थे, वरना आप देखोगे कि 16 का भी एक दिन 2 दिन पहले का भी डेटा सिग्नल इसमें रहेंगे। हाँ, 5 मिनट या 15 मिनट जैसे आपको लगाना है, 15 मिनट लगाना है तो यहाँ से 15 मिनट करिए और एक बार रिफ़्रेश कर दीजिए। यहाँ पे ये रिफ़्रेश देख रहे हैं, ये रिफ़्रेश कर देंगे तो ये देखिएगा अभी 15 मिनट हो जाएगा, देख रहे हैं 15 मिनट हो गया। 5 मिनट लगाना है, 5 मिनट लगा के आप इसको रिफ़्रेश कर लीजिए। तो बस यहाँ पे आप सिग्नल देख सकते हो, 1 या 2 सिग्नल। हालांकि शुरू में आप लोग को ये सीट मिले तो आप लोग कुछ दिन टेस्ट करिएगा, शुरू से ट्रेड मत लेने लग जाइएगा, क्योंकि आपको नई सीट मिल रही है। थोड़ा सा एनालिसिस करिए, टेस्ट करिए, इसकी एक्यूरेसी देखिए, उसके बाद ही रियल ट्रेड एक लॉट से शुरू करिए। ये नहीं कि 10-10, 20-20 लॉट ले रहे हो आप लोग, फिर बाद में बोलते हो कि नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको टेस्ट करना है। कोई भी चीज़ मिली है उसको एनालिसिस करिए, उसके बाद ही रियल ट्रेड आप शुरू करिए जब आपको ठीक लगता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि सीट को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इसमें एरर वगैरह बहुत कम आते हैं पुरानी वाली सीट के मुकाबले, और ज़्यादा स्मूथ चलती है। हाँ, कुछ केस में यहाँ जहाँ डेट लिखी हुई है, यहाँ छोटा देख रहे हैं आप, 17 जहाँ लिखी, 17/11/25, यहाँ पर हैज़ बन के आएगा। हैज़ बन के क्यों आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से।
ये देखिए हैश जैसे बन गया। तो इस तरीके से हैश बनकर अगर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ तीनों को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से राइट क्लिक करके तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर होम पे जाएंगे। यहाँ ए छोटा ए बड़ा ए लिखा हुआ है, ये छोटा ए है बड़ा करने का, ये देखिए सब बड़े हो गए। और ये जो छोटा ए है ये फॉन्ट को छोटा करने का है। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। जो लोग काम करते हैं एक्सेल पे उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनको नहीं पता होगा। तो आपको बस ये छोटा वाला ए है, इसे दबाते जाना है एक एक बार। ये देखिए अब आ गया। तो जब तक डेट नहीं आती है, क्योंकि अलग अलग स्क्रीन का रेजोल्यूशन अलग अलग होता है, इसलिए ये होता है। तो आप इसको छोटा करते जाइए, या यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए आप 8-9 नंबर ये छोटा कर लेंगे तो ये दिखने लगेगा। तो बहुत लोग की ये भी समस्या होती है कि दिख नहीं रहा है, तो उस केस में बस आपको यही करना है। या मेरे शीट में 11 नंबर पे ये आ जाता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अगर हैज़ लिख कर आए तो उसे ऐसे सही करना है। बाकी सी फॉन्ट में कुछ छोटा बड़ा करना है तो भी आप कर सकते हो। ध्यान से अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो बहुत इजीली इसको सेटअप कर पाएंगे। और फिर भी कोई समस्या आती है, आप सेटअप नहीं कर पाते हैं, तो मुझे मैसेज करिएगा। और चलिए बस इतना ही आज के वीडियो में। बाय बाय।